बच्चों आज हम लोग आ गए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 8 में आ गए। और लेक्चर नंबर 7 तक हमने क्या कर लिया था बच्चों, मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ। लेक्चर 7 तक हमने क्या कर लिया था। लेक्चर 7 में बच्चों हमने डायमेंशन की लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी। और डायमेंशन की लास्ट एप्लीकेशन थी जिसमें हम एक मतलब डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूले ड्राइव कर रहे थे। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन होती थी और बोलते थे कि वो क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, और उनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव कर दी यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने लेक्चर इसके पीछे के लेक्चर नहीं देखे बच्चों, क्योंकि अब ये लेक्चर हमारा चैप्टर एंडिंग एंडिंग पे आ गया, तो इससे पीछे के लेक्चर देखिए। तो लेक्चर 7 तक हमने डायमेंशन की एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी बच्चों। और इस चैप्टर के देखो ज्यादातर न्यूमेरिकल डायमेंशन की एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। आज डायमेंशन में एक बात बच गई थी बच्चों, दो बातें बची है। एक तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की क्या लिमिटेशंस होती है, मतलब हम जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं डायमेंशन के हेल्प से, तो फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम कुछ लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन मैंने आपको ओरली तो कुछ लिमिटेशन बता दी थी, आज हम उनको लिख भी देंगे। फिर उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे डायमेंशन में बच्चों, हम डायमेंशन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज को 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड। तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर डायमेंशन के बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों एरर। ठीक है, इस चैप्टर में फिर मैंने कहा था कि एंडिंग के टॉपिक किस पे बेस्ड है, एरर पे बेस्ड है। चलो बच्चों फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जैसे मैंने कहा पहला टॉपिक हमारा क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ये क्लास 11 में बच्चों ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जो क्लास 11 वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक है बच्चों, बहुत पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन की लिमिटेशंस क्या होती है, और ये लिमिटेशन बच्चों किस पे बेस्ड है। जो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, ये लिमिटेशन उस लास्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बच्चों इस टॉपिक से पहले वो टॉपिक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि हम लिमिटेशन कहाँ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो चलिए लिमिटेशन की बात करते हैं बच्चों। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो हमने कहा कि बच्चों हम डायमेंशन के हेल्प से लास्ट एप्लीकेशन में क्या कर रहे थे, फॉर्मूले ड्राइव कर रहे थे। तो हमने बहुत से फॉर्मूले ड्राइव किए बच्चों, कुछ आपने भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो उसकी एक लिमिटेशन है बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि आप डायमेंशन के हेल्प से वही फॉर्मूले, मतलब डायमेंशन के हेल्प से वो फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं कर सकते जिन फॉर्मुलों में टर्म के बीच में या तो प्लस या फिर क्या होगा, माइनस साइन आ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हम मोशन की इक्वेशंस पढ़ते हैं ना बच्चों, जिसे बोलते हैं मोशन की इक्वेशन आपने 3 क्लास 9 में पढ़ी होंगी, 11 में काइनेमेटिक्स में जाके आगे पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या पढ़ते हो बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक बच्चों, तो यहां पर आप देख रहे हो कि आरएचएस में u और एटी के बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। ठीक है ना, या आप और फॉर्मूले पढ़ते हो, जैसे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी रिलेशन में क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे फॉर्मूले आप डायमेंशन के हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, क्या बोला मैंने कि हम डायमेंशन के हेल्प से वो फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते जिन फॉर्मुलों में टर्म के बीच में प्लस या क्या साइन आता होगा, माइनस साइन आता होगा। ठीक है, मतलब हम वही फॉर्मूले डायमेंशन के हेल्प से ड्राइव कर पाएंगे जहां पर क्वांटिटीज या तो आपस में मल्टीप्लाइड होंगी या फिर क्या होंगी, आपकी डिवाइडेड फॉर्म में होंगी या मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगी। ठीक है, प्लस माइनस वाले फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो पहली लिमिटेशन ये। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इस लिमिटेशन को बच्चों, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, फिर मैं लिख भी दूंगा बच्चों। तो कहते हैं वी आर अनेबल टू ड्राइव द रिलेशन इन विच देयर इज प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टर्म्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वी आर अनेबल टू ड्राइव, वी आर अनेबल टू ड्राइव द रिलेशंस बोल लीजिए, फॉर्मूले बोल लीजिए, कि मतलब बच्चों वी आर अनेबल टू ड्राइव द रिलेशंस इन विच
जिन रिलेशन में in which there is plus or minus sign, we are unable to सॉरी बच्चों, ड्राइव नहीं लिखा मैंने, मैं इधर ऐड कर दे रहा हूं बच्चों, वी आर अनेबल टू ड्राइव। ठीक है बच्चों, क्या बोला, वी आर अनेबल, बोला मैंने, लिख नहीं पाया, मैं लिख दे रहा, मैंने ऊपर से लिख दिया। तो वी आर अनेबल टू ड्राइव द रिलेशन इन विच देयर इज प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टर्म्स, बिटवीन द टर्म, जिसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए बच्चों, 2 एग्जाम्पल आपको बताए। ठीक है, और जब मैं ये फॉर्मुलेट ड्राइव, हमने जब पीछे एप्लीकेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने उस टाइम भी ये बात बताई थी बच्चों। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन ये। अब नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है बच्चों, तो आपको याद होगा जब हम लोग फॉर्मुले ड्राइव कर रहे थे, तो हमने कहा कि हमने वो फॉर्मुले ड्राइव किए जहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं अदर क्वांटिटी पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। तो एक बात मैंने आपको ये पीछे भी बोली थी बच्चों, कि हम वही फॉर्मुले डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर पाएंगे जहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी 3 या 3 से कम क्वांटिटी पे क्या करती होगी, डिपेंड करती होगी। मींस अगर कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 या 4 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करती होगी, तो आप ऐसे फॉर्मुले ड्राइव नहीं कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पीछे किए, उसमें एक क्वांटिटी 3 है ना, या 2 पर डिपेंड कर रही थी, 3 से ज्यादा वाले हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किए, और वो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक लिमिटेशन ये, एक बार फिर पहले बोल देता हूं, फिर लिख दूंगा। तो क्या बोलते हैं कि वी आर अनेबल टू ड्राइव अ रिलेशन इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 4 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। तो 4 से कम वाली क्वांटिटी वाले कर पाओगे, 4 से ज्यादा क्वांटिटी वाले फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो ये सेकंड लिमिटेशन है, क्या है बच्चों, वी आर अनेबल टू ड्राइव, we are unable to drive, we are unable to drive a relation, we are unable to drive an equation बोल लो, relation बोलने की मदद होती है बच्चों। तो we are unable to drive a relation in which a physical quantity, 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 sorry, in which a physical quantity depends on, physical quantity depends on 4 or more physical quantities, depends on 4 or more physical quantities, 4 or more physical quantities। ठीक बच्चों, तो एक लिमिटेशन ये है, समझ रहे। और ये वाली बात मैंने फॉर्मूले क्वेश्चन कराते टाइम भी बोली थी बच्चों, बस लिखा नहीं था, आज हम लिख रहे हैं प्रॉपर वे में इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चों, तो आपने देखा कि हमने जब इस पर बेस क्वेश्चन किए बच्चों, तो हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख रहे थे के, जिसको मैंने बार बार बहुत हर जगह लिखा, के को क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हम, ठीक है ना, इस मेथड में उस डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो आपने देखा होगा पीछे के लेक्चर जरूर देखिए बच्चों, इससे पीछे का लेक्चर देखिए, जो मैं बातें बोल रहा हूं तभी आप लिंक कर पाओगे जब उन लेक्चर को पहले देखोगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जब क्वेश्चंस किए इस एप्लीकेशन पे बेस, तो हम एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के लिख रहे थे, जिसे बोल रहे थे डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो के की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, तो लास्ट में हम के को ऐसे छोड़ दे रहे थे बच्चों। या मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू, किसी न्यूमेरिकल में के की वैल्यू गिवन होगी, तो गिवन वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हम के की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि आप डायमेंशन की हेल्प से जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, या डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे।
ठीक है, तो एक लिमिटेशन ही बोलेंगे, पहले बोल दे रहा हूं क्या बोला मैंने कि वी आर अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के। ठीक है, तो एक लिमिटेशन ये भी है कि वी आर अनेबल टू ड्राइव, तो हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो वी आर अनेबल टू we are unable to find the value of we are unable to find the value of find the या determine the value or find the value of proportionality constant k। ठीक है, अब चेक करना बच्चों, हमने हर क्वेश्चन में, ठीक है, एक हमारा डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए दीजिए, चलिए पूरा लिख देते हैं, तो हम उस के की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे बच्चों, और लास्ट में के को हम ऐसे छोड़ देते थे। ठीक है, फिर एक लास्ट एप्लीकेशन एक लास्ट लिमिटेशन और है बच्चों, ये लिमिटेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चंस करा रहा था, कि अगर किसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला बोल लीजिए, कोई रिलेशन बोल लीजिए, मतलब फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच की रिलेशन को फॉर्मूला बोलते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशन में अगर कहीं पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए, जैसे साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, या कोई लॉगरिथमिक टर्म आ जाए, कहीं लॉग एक्स आ जाए, या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं बच्चों ऐसे, मैंने कहा था पीछे बताया था, जहां पर बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल होती है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स वगैरह हो गया, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, दीज आर कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर किसी फॉर्मूले में ऐसी टर्म आ रही है, जैसे एक्सपोनेंशियल क्या आ रहा है फंक्शन आ रहा है, या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है, तो ऐसे फॉर्मूले भी आप डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर पाओगे बच्चों। ठीक ना, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा मत सोचिए कि जितने फॉर्मूले सभी डायमेंशन से के हेल्प से ड्राइव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत से फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, लेकिन हर फॉर्मूला ड्राइव नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं पहले बोल दे रहा हूं इसमें, फिर इसको लिख देंगे, लास्ट लिमिटेशन है, तो क्या बोलेंगे कि वी आर अनेबल टू ड्राइव अ रिलेशन और यू कैन से इक्वेशन इन विच देयर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा, और भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उन फंक्शन के मैंने कहा देखो फंक्शन तो मैथ्स की बात है, मैं कुछ फंक्शन के नाम ले रहा हूँ, फंक्शन तो बहुत से होते हैं बच्चों, तो इस टाइप के फंक्शन आएंगे तो वो फॉर्मूले आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो फिर ये भी लास्ट लिमिटेशन है कि वी आर अनेबल टू ड्राइव अ रिलेशन, वी आर अनेबल टू ड्राइव अ रिलेशन, वी आर अनेबल टू ड्राइव अ रिलेशन और यू कैन से इक्वेशन, we are unable to drive a relation in which there is a trigonometric function, sin cos tan के जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। there is a trigonometric function, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, कॉमा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इन्हें क्या बोलते हैं, जब बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो क्या बोलते हैं बच्चों से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमा एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा, और भी टाइप के फंक्शन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने बोला कि वी आर अनेबल टू ड्राइव अ रिलेशन इन विच देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा। तो ऐसे फंक्शन अगर किसी रिलेशन में दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला आप किसी अदर मेथड से तो कर सकते हो, डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव नहीं कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसी कुछ लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन मैंने ओरली भी डिस्कस की थी जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों। ठीक है, लेकिन आज हमने प्रॉपर वे में इसको लिख दिया कि जैसे मैंने कहा कि क्लास 11 में
ये लिमिटेशन बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, लिमिटेशन बहुत पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको इंपॉर्टेंट जैसे आप नोट्स बनाओगे तो इंपॉर्टेंट मार्क भी करिएगा बच्चों। तो चलो एक बार मैं ठीक है पीछे हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। फिर अब हम एक डायमेंशन के एक टॉपिक और इसके बाद डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने का मतलब है बच्चों स्क्रीन पॉज करके, ऐसे नहीं कि मैं हट रहा हूं तो उतनी देर में जल्दी से नोट नहीं होगा, स्क्रीन उस टाइम में स्क्रीन पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फर्दर उसको बाद में नोट बना लो। चलो अब बात करते हैं बच्चों डायमेंशन पे बेस, एक लास्ट टॉपिक हमारा और है, फिर है ना हमारे डायमेंशन के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। हमने क्वेश्चंस भी करी ली, क्वेश्चन तो आपके किसके साथ हो गए, हम एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन करते रहे, और जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आते बच्चों। चलो अब बात कर लेते हैं हम एक लास्ट टॉपिक, जैसे मैंने कहा था कि हम डायमेंशन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज को 4 कैटेगरी में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, ठीक है उनकी बात कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities, types of physical quantities on the basis of dimensions, या on the basis of their dimension, या dimension एक ही बताना है बच्चों, on the basis of dimension। तो अब क्या क्या टाइप होते हैं बात करते हैं इनकी बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं लिखा मैंने सॉरी बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, मतलब यहां पर हम डायमेंशन के बेस पर कैटेगरीज बना रहे हैं, है ना। डिपेंड करते बच्चों आप टाइप किस बेस पे कर रहे हो। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले दिन फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस की थी, तो हमने कहा था कि 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो वो उनके मेजरमेंट के बेस पे बोला था कि जो डायरेक्टली मेजर हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और जो हेल्प से मेजर होती है ड्राइव कहते हैं। तो क्वांटिटीज को किस बेस पर ब्रेक कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो आज हम लोग उस बेस पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्वांटिटीज को आज किस बेस पर डिपेंड कर रहे हैं, उनके डायमेंशन के बेस पर उनको, है ना, उनकी कैटेगरीज बना रहे हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज होती है या क्या क्या टाइप होते हैं, चलिए तो हम 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस। तो पहला है, जैसे 4 कैटेगरीज होती हैं। पहले होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, पहली कैटेगरी होती है बच्चों डायमेंशनल वेरिएबल्स। और देखो अगर आप हेडिंग को अच्छे से पढ़ो तो उसके पता लग रहा होगा हेडिंग से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं हम। चलो एक बार समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है डायमेंशनल वेरिएबल, फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल भी आएंगे। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। तो डायमेंशनल वेरिएबल किसे कहते हैं, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू क्या होंगी, वेरी करेंगी, और वो क्वांटिटी डायमेंशन भी पॉसेस करेंगे। क्या बोला, फिर बोल देना एक बार, मैंने बोला कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज वेरी करती होंगी और उनके डायमेंशंस भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है बच्चों, जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन भी होते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2। और फोर्स बहुत टाइप की होती है और फोर्स की वैल्यू वेरी करती है। जैसे मान लो कहीं पर हो सकता है फोर्स कभी 1 न्यूटन हो, तो कभी 10 न्यूटन हो, कभी 100 न्यूटन हो, कभी 1000 न्यूटन हो। तो फोर्स की न्यूमेरिक वैल्यू बदल रही है ना। और फोर्स डायमेंशन, एक डायमेंशनल वेरिएबल है क्योंकि उसके डायमेंशन भी है। क्यों, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2। या एनर्जी है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो आप पढ़ते हो बच्चों, 90% क्वांटिटीज इसी कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं mL2T-2, और एनर्जी भी डिफरेंट टाइप की होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, बहुत टाइप की एनर्जी पढ़ोगे जब आप, है ना, आगे फर्दर चीजें पढ़ोगे। तो एनर्जी की वैल्यू बदलती है। एनर्जी से मान लो कभी 1 जूल है, कभी 10 जूल है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, तो वैल्यू बदल रही है और एनर्जी का फॉर्मूला भी है। ऐसे पावर है, प्रेशर है। तो आप जब सोचने बैठोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगी बच्चों।
ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच possess dimensions and also have variable values known as dimensional variable। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों। डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which possess डायमेंशन, जिसके डायमेंशन भी होंगे, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाएंगे उसका हम, which possess dimension and also have variable values, और उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी, वेरिएबल होंगी, also have variable values, है ना। पूरा बोल लो तो लिखेंगे आर कॉल्ड, वो लिख ही दिया तुमने, वो लिखे दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच possess dimension and also have variable values are called, or you can say are known as dimensional variable। बात समझ रहे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब एक दो एग्जांपल मैंने आपको बोले भी, चलो तो कुछ एग्जांपल लिख देते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, बोले इसके एग्जांपल बता दीजिए। तो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इसी के अंदर आती है। जैसे मान लो कहते हैं बच्चों एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर होता है, और एरिया रेक्टेंगल का अलग, स्क्वायर का अलग, स्फेयर का अलग, है ना। तो एरिया की वैल्यू भी चेंज होती है। ऐसी वॉल्यूम है, ठीक बच्चों, वॉल्यूम भी क्या है भाई, वॉल्यूम के भी डायमेंशन होते हैं एल क्यूब, और वॉल्यूम है ना भी वेरी करते जानते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया, तो ठीक है, ऐसा सोचोगे तो मोस्ट ऑफ द, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी सब्सटेंस वेरी करती है, और डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी पॉजेस करते हैं आपने लिखे हैं फॉर्मूले, ठीक है बच्चों। तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं। जैसे फोर्स है ना, एनर्जी है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे लिखते रह जाएंगे, तो मैंने कुछ नाम लिख के छोड़ दिए, बाकी आप सोच सकते हो। देखो मेरे आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब इसका मतलब पता होगा तो क्वांटिटीज तो आप ढूंढ ही लोगे बच्चों, ऐसी ना। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो मैंने कहा ये तो लंबी लिस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं, तो आप बना लोगे एक लंबी लिस्ट। हाँ चलो अब बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी आती है, ये तो थे डायमेंशनल वेरिएबल। अब आते हैं बच्चों डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ऊपर वाली और नीचे वाली हेडिंग में एक चीज तो कॉमन है, डायमेंशनल ये भी है, डायमेंशनल ये भी है, बस वो वेरिएबल था, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे। तो कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन होते हैं, मतलब वो क्वांटिटी जो डायमेंशन पजेस करती हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज वेरी नहीं करती हैं, ठीक है। डायमेंशन भी होंगे, डायमेंशन होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज वेरी नहीं करती। कोई आपसे पूछे कुछ एग्जांपल बता दीजिए इसके, तो जब हमने फॉर्मूले लिखे तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटी के बारे में लिखा था। जैसे होता है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2 होता है बच्चों, चेक करना, हमने पीछे बनाया। और इसकी वैल्यू आपने क्लास 9 में पढ़ोगे, 11 में पढ़ोगे, 6.67 10 की पावर -11, है ना। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसी तरीके से हमने एक पढ़ा था प्लैंक कांस्टेंट, है ना। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ml² t की पावर -1, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 6.63, अलग अलग जगह लिखते हैं 6.63, कहीं 6.64 लिखते हैं, वैसे इन जनरल 6.63 लिखते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट h से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं क्वेश्चन में भी बहुत जगह पर आया। तो उसकी वैल्यू भी बच्चों फिक्स होती है, क्या होता है 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, ऐसे बहुत से कांस्टेंट होते हैं जो 11th वाले बच्चे जब आगे सिलेबस बढ़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ऐसे बहुत से कांस्टेंट के बारे में आप जानोगे। जैसे गैस कांस्टेंट होता है, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आइडियल गैस इक्वेशन में गैस कांस्टेंट की बात आती है। तो उसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है। तो ऐसे बहुत से कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, जिनके डायमेंशन होते हैं लेकिन वैल्यूज वेरी नहीं करती, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोलेंगे, मैं एक बार बोल देता हूं। तो क्या बोलेंगे कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच possess डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट वैल्यूज,
डायमेंशन तो होंगे लेकिन वैल्यू वेरी नहीं करेंगे बच्चों। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इस लाइन को सीधा कर देता हूं पहले, ठीक बच्चों। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। तो क्या बोलेंगे कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which possess dimensions, डायमेंशन possess करेंगे, which possess dimensions, डायमेंशन या डायमेंशंस बट हैव, ठीक है ना, लेकिन उनकी वैल्यूज वेरी नहीं करेंगे बच्चा, बट हैव कांस्टेंट वैल्यू, but have constant value, but have constant value, ठीक है, आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। पढ़ दो, मैंने क्या बोला बच्चों, those physical quantities which possess dimensions but have constant value, ठीक है ना। और अभी मैंने नाम भी बताया बच्चों आपके, तो एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिए बच्चों, ठीक है ना। जैसे 11 में एग्जाम्पल लिखने को आते हैं, या जेईई या नीट वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कोई एक बोल देंगे कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपने पहचानना होगा बच्चों। तो इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या आप इसे पूरा पढ़ो तो क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल, मैंने यूनिवर्सल टर्म नहीं लिखी है ना, एक ही बात है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो आगे से इसके नाम में कांस्टेंट आ रहे हैं, देखो ना बच्चों, इन सबके नाम में आगे से कांस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है ना, इसलिए। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा, जी। फिर आता है प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों, इन सबके फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बच्चों। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बच्चों, इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको डिस्कस की। फिर एक आता है गैस कांस्टेंट, फिर आता है क्या, गैस कांस्टेंट, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक्सेट्रा। और भी बहुत से कांस्टेंट होते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा फैमिलियर नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि 11th वाले बच्चे पहले चैप्टर में बहुत से कांस्टेंट के बारे में नहीं जाते, आगे जाके मैं देखो, आगे जाके जब भी कोई क्वांटिटी मिलेगी आपको, तो 4 कैटेगरी होंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को किस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। तो मेन डेफिनेशन वगैरह याद रखिए इनकी, ठीक बच्चों। तो 2 तो ही हो गए, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट। फिर इसके बाद 2 लोग और आते हैं, कौन, डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से बच्चों, फिर 2 के बारे में और डिस्कस कर लेंगे, तो हमारे डायमेंशन के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से नोट करिएगा इसको, मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। फिर अब 4th कैटेगरी हमारी आती है, फिर इसके बाद सॉरी 3rd कैटेगरी आती है। अभी हमने 2 लिखी, 3rd की बात करते हैं। अब आते हैं बच्चों डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब इससे पीछे हमने क्या पढ़ा, डायमेंशनल वेरिएबल, अब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो अब डेफिनेशन तो बच्चों आप समझ रहे हो क्या लिखना है, मैं लिखूंगा, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे, इतना लॉजिक आप लगा रहे होगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होंगी, मीन जिसके डायमेंशन नहीं होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या करेंगे बच्चों, वेरी करेंगे। ऐसे कुछ क्वांटिटी के नाम, ठीक है, हमने जब स्टार्टिंग के लेक्चर में जब डायमेंशन फॉर्मूले लिखना सीखा था, तो ऐसे कुछ क्वांटिटी के नाम आए थे बच्चों, ठीक है। तो समझ ना, तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ गए, तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं प्रॉपर वे में। क्या बोला मैंने, कि क्या बोलेंगे कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट पोजेस डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यूज, मतलब डायमेंशन तो नहीं होंगे लेकिन उनकी वैल्यूज क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल मैं लिखता हूं, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर इसका एग्जांपल बताता हूं बच्चों। ऐसे कुछ नाम हमने पीछे पढ़े थे बच्चों।
तो क्या बोलेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not possess dimension, which do not possess dimensions, which do not possess dimensions but have variable values, but have variable values। ठीक है, तो एक ऐसा मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके डायमेंशन नहीं होंगे लेकिन उसकी वैल्यूज क्या होंगी, वेरी करेंगे। ठीक है ना, तो हेडिंग लिखते हैं यार, डेफिनेशन तो आप समझ रहे होगे बच्चा। चलो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब डायमेंशन फॉर्मूले लिख रहे थे बच्चों, तो बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो दो क्वांटिटी के रेशियो से आती है, या दो सेम क्वांटिटी के रेशियो नहीं, सेम क्वांटिटी के रेशियो से आती है। तो ऐसी सभी क्वांटिटी जो दो सेम क्वांटिटी के रेशियो के बाद हमको मिलती हैं, वो सभी क्या होती हैं, मतलब इन जनरल वो क्या होती हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट भी हो सकते हैं लेकिन इन जनरल मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं। जैसे आपको याद है हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, जब देखना हमने डायमेंशन फॉर्मूले हम लिख रहे थे बच्चों, तो एक टर्म आई थी स्टार्टिंग में आई थी, एक आई थी रिलेटिव डेंसिटी, जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो हमने कहा था कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अगर आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, सो दैट बिकम रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना, तो देखो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी आ रही है, ऊपर सब्सटेंस की डेंसिटी नीचे वाटर की डेंसिटी, तो डेंसिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो डायमेंशनलेस हो जाएगी। और रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, जैसे मरकरी की 13.6 होती है रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे डिफरेंट मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट। ठीक है ना, जैसे गोल्ड की 1.9 के आसपास होती है। तो ऐसे करके रिलेटिव डेंसिटी भी वेरी करती है लेकिन डायमेंशन पोजेस नहीं करती है। तो एक टर्म तो ये मिल गई बच्चों हमको, एक क्वांटिटी मिल गई, कौन सी, रिलेटिव डेंसिटी। इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं बच्चों, एक ही बात है, मैं एक ही नाम लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आता है जैसे आपने क्लास 10th में बच्चों ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल के लिखते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, जो भी मटेरियल है। तो जब भी हम किसी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम के आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के। तो हम ऊपर के लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नीचे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड अपॉन स्पीड कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो डायमेंशन पजेस नहीं करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वेरी करती है। जैसे आपको याद होगा आपने क्लास 10 में पढ़ा बच्चों कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होती है, ग्लास की 1.5 होती है, यार और बहुत से मटेरियल होते हैं, जैसे डायमंड की 2.42 होती है। तो ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। चलो, तो एक नाम उनको और मिल गया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसा सोचोगे ना तो बच्चों बहुत से नाम आपको मिल जाएंगे। फिर एक टर्म हमने पढ़ी थी जब मैं डायमेंशन फॉर्मूले बता रहा था, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी स्ट्रेन, स्ट्रेन। और मैंने कहा था स्ट्रेन भी दो सेम डायमेंशन का रेशियो होता है, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जो 11th वाले बच्चे हैं वो स्ट्रेन आपका क्लास 11 के सेकंड पार्ट एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। बाकी जो और बच्चे जेई नीट वाले वो स्ट्रेन जानते होंगे, बाकी 11th वाले बच्चों आगे जाके पढ़ोगे। बाकी याद रखो स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। स्ट्रेन की वैल्यू जैसे स्ट्रेन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, कभी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उसकी वैल्यू वेरी करती है लेकिन डायमेंशन पजेस नहीं करती है। तो स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी ऐसी क्वांटिटी है जो बच्चों क्या होती है, डायमेंशनलेस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, चलो और कुछ नाम आप भी सोचना बच्चों। ठीक है, देखो जब हमको ये पता होगा तो नाम तो हम सर्च कर ही लेंगे बच्चों ना। ठीक है, मेन है कि
किस किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं वो मेन बात है बच्चों ना, बाकी एग्जाम्पल तो आप बहुत से बना सकते हो। फिर एक लास्ट कैटेगरी और रह गई बच्चों, क्या देखो डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गए। अब क्या कैटेगरी आनी चाहिए आपके हिसाब से, तो वो आनी चाहिए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आता है इसके बाद बच्चों डायमेंशन लेस, है ना, डायमेंशन लेस वेरिएबल तो हो गए, अब कौन रह गए बच्चों, अब रह गए डायमेंशन लेस वेरी कौन सा कांस्टेंट, लास्ट कैटेगरी है बच्चों। और सोचो क्या कोई पांचवी कैटेगरी बन सकती है बच्चों, नहीं है, कोई पांचवी कैटेगरी नहीं हो सकती भाई, या तो डायमेंशनल वेरिएबल डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया, या डायमेंशन लेस वेरिएबल या डायमेंशन लेस क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट समझ रहे हो बच्चों, इसकी डेफिनेशन तो आप समझ रहे हो, तो क्या बोलेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन भी नहीं होंगे और जिनकी वैल्यूज भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ये वैल्यूज वेरी नहीं करेंगे, फिक्स्ड होंगे, तो नहीं क्या बोलेंगे बच्चों, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो चलो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर इसके भी बहुत से एग्जांपल हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट में हमने क्या डेफिनेशन बोलेंगे, बोलेंगे दोस फिजिकल क्वांटिटीज, एग्जांपल बाद में लिखेंगे बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which do not possess dimension, which do not possess dimension, which do not possess dimensions and also have constant values, and also have constant value, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, मतलब एक वैल्यू की वही रहेगी, and also have constant value are known as dimensionless constant। चलो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। ठीक बच्चों, आप लोग भी सोच सकते हो बच्चों, ठीक है, कोई नाम मैंने लिखूं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो नाम। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर नाम लिखना पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना, कुछ नाम लिख रहे हैं, नहीं तो फिर तो नाम ही लिखते रह जाएंगे बच्चों, इसलिए कुछ नाम लिख, है ना, ये नहीं कि हर नाम के बारे में सोचना, ऐसा नहीं है बच्चों। तो जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, क्या क्या क्वालिटी आती है, जैसे आपने एक कॉन्स्टेंट के बारे में बच्चों पढ़ा होगा, पाई, जानते ना, जिसको हम 22/7 भी लिखते हैं, 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, तो पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है ना बच्चों 3.14, या ऐसे 22/7 भी लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या इसकी कभी आपने यूनिट लिखी, नहीं, एक नंबर है, नंबर की यूनिट थोड़ी नहीं थे बच्चों, तो जैसे ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बच्चों। या और कोई क्वांटिटी, जैसे बोलते हैं जो नंबर्स होते हैं बच्चों, नंबर कैसे भी नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कैसे भी नंबर, है ना, जो भी नंबर मैंने बोल दिया था सब नंबर आ गए उसमें। तो नंबर की कभी आप यूनिट लिखते हो बच्चों, और क्या नंबर की वैल्यू चेंज होती है भाई, अगर 2 लिख रहे हैं तो वो 2 ही होगा ना, तो 3 अलग है 2 अलग है, तो 2 की वैल्यू 2 ही है। तो जो नंबर्स है उसमें सब कैटेगरी नंबर आ गए बच्चों, तो नंबर्स भी क्या होते हैं, नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, और नंबर की कभी आप कोई यूनिट लिखते हो कि नहीं ना बच्चों, तो नंबर्स इस कैटेगरी में आ गए, तो नंबर्स आ गए बच्चों। ठीक है ना, नंबर्स आ गए। ऐसी एक कांस्टेंट और होता है बच्चों ई, इसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं, ई क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कहीं आएगा आपका, कहीं कहीं यूज होता है इसका, ये होता है 2.713, जैसे log की पावर ई लिखते हैं, या कहीं पर ई की पावर एक्स लिखते हैं, खैर ई की पावर एक्स मैथ्स वाले लिखते हैं, बायो वाले की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ठीक है, तो ई एक इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.713। तो ये सब क्या है बच्चों, ऐसे और भी बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं, अगर आप सोचोगे तो ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज आप जानते होंगे, तो खैर हम सब क्वांटिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी के बारे में देखो, मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी, तो ऐसी कुछ क्वांटिटी आप लोग सोचो बच्चों ना। ठीक है,
चलिए ऐसे लिखते रहेंगे तो फिर वो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी बच्चों, हर क्वांटिटी के बारे में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ रहे हैं, तो ये चार क्या होती हैं आपकी कैटेगरीज है, कोई पांचवी कैटेगरी नहीं हो सकती बच्चों भैया, तो डायमेंशनल वेरिएबल या डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशन लेस वेरिएबल या डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा ना, इसके बाद पांचवी कैटेगरी नहीं, तो इसे भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से, ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक बच्चों, तो समझ रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, तो हमने, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारी चार कैटेगरी हो गई बच्चों ना, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, और फिर क्या गए आपके, क्या डायमेंशन लेस वेरिएबल और डायमेंशन लेस क्या कांस्टेंट आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों इस चैप्टर में, तो हमारे देखो चैप्टर का नाम था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मैंने आपसे जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा पहले दिन, तो आपसे बोला था कि इस चैप्टर में मेनली तीन टॉपिक की बात आएगी बच्चों। स्टार्टिंग के टॉपिक जो हमने पढ़े किस पे बेस्ड थे बच्चों, यूनिट्स पे बेस्ड थे, ठीक है ना। और फिर यूनिट जब हमने खत्म किया तो उसके बाद क्या स्टार्ट किया बच्चों, डायमेंशन या डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर का मेजर टॉपिक था, मतलब आप कहोगे इस चैप्टर में सबसे मेजर टॉपिक डायमेंशन ही है बच्चों। तो अभी तक हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, इतने लेक्चर में हमने डायमेंशंस पढ़ा। अब ठीक है, फिर मैंने कहा था जब डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग टॉपिक है चैप्टर के, जो लास्ट लास्ट के टॉपिक है, वो किस पे बेस्ड है बच्चों, एरर, या उसे बोलते हैं एरर एनालिसिस, ठीक है। तो पहले बच्चों एक एरर एक बड़ा टॉपिक हुआ करता था, ठीक है, कुछ साल से अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 11 में भी रिड्यूस हुआ है, जेई और नीट में भी सिलेबस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो एरर अब आपका जो क्लास 11 का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है, अब वो काफी रिड्यूस हो गया बच्चों, थोड़ा सा टॉपिक बचे हैं। एरर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे एरर में हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हम एरर ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो एरर में बच्चों इनिशियली हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर कुछ राउंडिंग ऑफ के रूल होते हैं, और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बेस, सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी चीजें हट गई है। हाँ, जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चों का एरर में एक लीस्ट काउंट एरर होता है, एक होता है लीस्ट काउंट एरर के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं आपका लीस्ट काउंट एरर में क्या स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ते हैं। वो क्लास 11 में नहीं है बच्चों, क्लास 11 वाले बच्चों वो टॉपिक प्रैक्टिकल में तो करते हैं, लेकिन क्लास 11 के सिलेबस में वो थ्योरेटिकल सिलेबस में नहीं है। कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्नियर और स्क्रू गोज। लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उनके, है ना, नीट या जेई वाले जो बच्चे हैं उनके वर्नियर और स्क्रू गॉज के क्वेश्चन भी बच्चों पूछे जाते हैं। एरर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब अगर फ्री देखोगे रिसेंट ईयर में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बेस काफी पूछे गए, है ना। मतलब जेई में तो बहुत आते हैं, नीट में भी आते, ऐसा नहीं है। तो नीट और जेई में आपके वर्नियर स्क्रू गॉज के क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वर्नियर और स्क्रू गॉज, क्योंकि क्लास 11 वालों का थियोरेटिकल सिलेबस नहीं है वो, तो हम अलग से, है ना, ठीक है बच्चों, हम अभी एक नीट और जेई वालों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट, वैसे हमने एक बना दी है प्लेलिस्ट, जिसमें आपका देखा होगा आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट चेक करी होगी, तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, हमारा चल रहा था मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स के बाद हम सोच रहे हैं वेक्टर पढ़ेंगे, और फिर जैसे किसी चैप्टर के एडिशनल, देखो बाकी तो बेसिक जो नीट वाले बच्चे हैं उनको बाकी सिलेबस तो यही पढ़ना है, हाँ बस एक्स्ट्रा टॉपिक को थोड़ा अलग से पढ़ना है। तो उसके लिए हम अलग से सोच रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जो है ना, बाकी सब तो सिलेबस कॉमन ही है। जो टॉपिक 11th में के बच्चों के लिए नहीं, नीट वाले बच्चों के लिए, जेई वाले बच्चों, तो उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक बच्चों। तो आज हम सोच रहे हैं कि भाई आज हम इस वीडियो को बच्चों यही एंड करते हैं, क्योंकि आज हमारे डायमेंशन के टॉपिक कंप्लीट हो गए। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एरर है, और एरर का मुझे लगता है कि एक ही हम लोग क्या करेंगे, एक ही उसमें अब एक लेक्चर में पूरा एरर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि एरर में ज्यादा चीजें नहीं है बच्चों, ठीक है। और बच्चों हम लोग हर वीडियो के एंड में आपसे कहते हैं कि आप लोग इन वीडियो को बच्चों शेयर करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और होप आपको पसंद आ रही होंगी, तो इन वीडियो को बच्चों शेयर करो, अपने साथ के बच्चों को शेयर करो, ठीक है। इस जैसे कुछ बच्चे जो क्लास 11 में आगे के चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ी, उसी चीजें रिवाइज होंगी आपकी,
और इन वीडियो को शेयर करो बच्चों ज़्यादा ज़्यादा, जो नीट वाले बच्चे, जेई वाले कोई आपके जानने वाले, उनको शेयर करिए, ठीक है। और हम डेली वीडियो क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो होप जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि आगे के चैप्टर में हम लोग पहुंचे और आगे की चीज़ें डिस्कस करें बच्चों, ठीक है। तो इन वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनसे कहिए कि क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी और जो भी नए वीडियो आएंगे उसमें ऐड हो रहे हैं, डेली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो जो भी वीडियो फ्यूचर में आएंगे उन, है ना, फ्यूचर में हम डालेंगे उनको, है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, आज का हम लोग लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। डायमेंशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगले लेक्चर में हम एरर्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए यही एंड कर रहे हैं बच्चों। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों जल्दी।